हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि धातुएं हमें कैसे प्राप्त करते हैं, धातु हमें कैसे मिलती है। हमने एक स्टूडेंट से पूछा, हाँ भाई बताओ सोना चांदी कहाँ मिलता है? कि ये मिलता है सर ज्वेलरी की दुकान पे। कि ज्वेलरी वाले, अच्छा ये बताओ फिर लोहा जस्ता एल्युमिनियम कहाँ से मिलता है? कि ये लोहे वाले की दुकान पे मिल जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब हुआ भाई। अच्छा फिर ये बताओ ये कहाँ से लाते हैं? कि ये फैक्ट्री से लाते हैं। तो फैक्ट्री वाले कहाँ से लाते हैं? ये निरुत्तर हो गया, मतलब पता नहीं चला कहाँ से लाएंगे सर। तो मैं बताता हूँ आपको, ये फैक्ट्री वाले या कहीं है, ये सभी चीजें जितनी मेटल्स हैं सभी हमें मिलती हैं धरती से, पृथ्वी से, मिट्टी से, आगे समझ में जमीन में मिलती है। तो ये भी आप जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे धातु होती है वो क्रिया तो करती नहीं भाई। ये वाली धातु तो क्रिया करती नहीं है, सक्रियता श्रेणी मैंने यहाँ लिखी है, ये तो क्रिया करती नहीं। तो ये ज्यादा झगड़ा नहीं करती, मिलती उलती नहीं है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। ठीक है, सोना है चांदी है, ये स्वतंत्र अवस्था में मिल जाती है। और जो जुड़ी हुई अवस्था में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उनका जुड़ाव बहुत तेजी के साथ होता जाता है, तो ये संयुक्त अवस्था में मिलती है बाकी धातुएं। और ये बहुत तेज रिएक्टिव है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से ये जकड़ लेती है अन्य चीजों को। देखो ये प्योर धातु है सारी की सारी। अगर कोई चीज इसके साथ मिल जाए जैसे S मिल जाए, O मिल जाए, CO3 मिल जाए, तो ये फिर जुड़ जाएंगे। तो उनको हम अलग कैसे करें, ये प्रश्न है हमारे साथ। अगर अलग हो जाएगा तो फिर हमें प्योर धातु मिल जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम ये है। तो क्या चीज हम कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, और बाकी नोट्स मैं आपको अभी प्रोवाइड करा दूंगा। पहले हम थोड़ा सा बताएं आपको क्या सिस्टम है। देखिए भाई, आप बताइएगा कि समोसा या मटरी या जवे जो होते हैं खाते हैं कहाँ से मिलते हैं हमें? कि सर मैदा से मिलते हैं। हाँ चलो लिख लेते हैं, कैसे मिलते हैं? मैदा। ठीक है नहीं, ये हमें मैदा से मिल जाते हैं, चाहे जवे हो, चाहे मटरी हो, चाहे समोसे हो। और बताओ मैदा कैसे मिली? कि सर आटा है, वो तो एक तरह से आटे में से जो छानच वगैरह है उसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो आटा कहाँ से मिलता है? कि आटा तो हमें गेहूं के दाने से मिलता है, गेहूं के दाने से मिलता है। दाना जो होता है अनाज, हाँ भाई। तो गेहूं कहाँ से मिलता है? कि गेहूं उसके खेत से जो पेड़ होते हैं ना, गेहूं की फसल जो होती है, गेहूं की जो फसल होती है उससे हमने क्या कर दिया, काट लेते हैं और इस भूसे को अलग कर देते हैं, और दाना हमें मशीन से भूसे को अलग कर देते हैं और दाना हमें मिल जाता है। दाने को साफ करते हैं, गेहूं के ढेर को साफ करते हैं, बोरी में भरा जाता है, उसको साफ कर देते तो आटा बन जाता है। आटे को हम पीसते हैं तो फिर छानच अलग कर लेते हैं तो मैदा बन। अब मैदा से बहुत सारी चीजें हम प्राप्त करते हैं। अब तुम खुद बताओ ये कितने सारे स्टेप है इसके अंदर, तब कहीं जाकर के हमें मैदा मिला। बिल्कुल इसी तरह से हमें धातुएं मिलती हैं। जमीन में जरूर है, मिट्टी में है, पत्थर में, कंकड़ में, बालू में, ठीक है, रेत में, ये सब चीज मिली हुई है। तो उनको हम अलग कैसे करें? तो एकदम साफ तरीके से तो नहीं, मतलब कुछ तो अलग कर सकते हैं हम, थोड़ा थोड़ा तो अलग कर सकते हैं। जैसे भाई हमने भूसे को अलग करा, मैं ये गेहूं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं मेटल बता रहा हूं, एक तरीका है इसको, ये पूरा प्रोसेस है इसका। ठीक है, ऐसे मिलता है। उसी तरह से धातुएं भी घुली हुई हैं, मिली हुई हैं, गंदगी से मिली हुई है, अपद्रव से मिली हुई है, ठीक है, अशुद्धियों से मिली हुई है। उनको अशुद्धियों से अलग करना, पूरा ये पूरा सिस्टम कहलाएगा। फिर बड़ी देर में होगा, टाइम लगेगा, इसमें लेबर लगेगी इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे हुई है? तो जो जिस रूप में पाए जाते हैं धातुओं की यौगिक, जिस रूप में पाए जाते हैं उसे कहते हैं हम खनिज। खनिज कहाँ होंगे? मिट्टी में होंगे भाई। ये सब मिट्टी के पृथ्वी के अंदर होंगे। अब देखो भाई, हम यहां से देखें, यहां से देखें, यहां से देखें, किस में से देखें धातु कैसे निकालें? अगर निकलती है तो सब जगह से निकाल लें। खोल दो मिट्टी, खोल दो भैया धातु निकालो। तो ये नहीं, वो मिली हुई होती है, खनिज के रूप में होती है धातु। ठीक है, अब जब खनिज के रूप में होती है तो कहीं कहीं धातुएं बहुत अच्छी होंगी, किसी किसी जगह तो बहुत घुली हुई होंगी भाई। ठीक है, किसी किसी जगह तो बहुत ज्यादा होंगी और किसी किसी जगह बहुत कम है। तो ये सब चीज खनिज ही तो है, ये सब खनिज है। तो ऐसा खनिज जिसमें धातु जल्दी से मिल जाए, देखो यहाँ धातु ज्यादा है, यहाँ कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी, तो ये धातु बाकी जगह कम है। तो जहां ज्यादा धातु है मिली हुई,
और यहाँ पर हम सरलता से प्राप्त कर लें, सरल तरीके से और कम खर्च पे। अगर हम यहाँ से धातु प्राप्त करना चाहेंगे तो मिट्टी उट्टी मिलेगी तो बड़ा समय लगेगा, बड़ी लेबर लगेगी और खर्च ज्यादा लगेगा और हमें मात्रा मिलेगी कम। लेकिन यहाँ से अगर हम लेना चाहेंगे तो यहाँ से हमारी लेबर भी उतनी लगेगी लेकिन खर्च कम पड़ेगा और ज्यादा मात्रा में हमें धातु मिल जाएगी। तो जहां से ज्यादा मात्रा में धातु मिल जाती है, कम खर्चे मिलती है, उस चीज को कहते हैं हम अयस्क। बढ़िया बात है ये। क्या कहते हैं उसे? अयस्क कहते हैं। याद हो गई होगी बात। अयस्क क्या चीज है? फिर वह है धातु जिससे हमें कम खर्च पे सरलता से मिल जाए, वो खनिज अयस्क कहलाएगा। ठीक है, मतलब सभी खनिज, इसका मतलब अयस्क नहीं होते, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ठीक है नहीं, लेकिन जो अयस्क हैं वो सब के सब खनिज तो हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब आती है कौन सी होती है अयस्क। देखो भाई, कुछ अयस्क होती है यहां जुड़ जाए सल्फर के रूप में, मतलब सल्फाइड के रूप में, जैसे CuFeS2, ये भी अयस्क है। Cu2S, ठीक है। ऐसे देखें PbS, HgS, देखो ये S जुड़ रहा है तो ये सल्फाइड के रूप में अयस्क है। तो देखो भाई, कॉपर है तो, लेकिन फालतू की चीज ये जुड़ी हुई है, फालतू की चीज ये जुड़ी है, फालतू की चीज जुड़ी हुई है, इन्हीं को तो हम अशुद्धियां कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई और होगा, जैसे CaO, ये देखो PbO, बहुत सही, CuO, तो देखो यहाँ ऑक्सीजन फालतू जुड़ गए, ये ऑक्साइड के रूप में हो गई अयस्क है। कुछ और कह सकते हैं हम, देखो ये देखें, जैसे CaCO3, ठीक है। अब ये कार्बोनेट के रूप में है भाई, कैल्शियम के अलावा ये भी कैल्शियम धातु है, जबकि देखो आप ZnCO3, तो ये भी अयस्क है। जिंक तो रहा, लेकिन फालतू की चीज तो ये जुड़ गई, जो फालतू, ये कार्बोनेट के रूप में, ये कार्बोनेट, ये ऑक्साइड के रूप में और ये सल्फाइड के रूप में, ये अयस्क है। तो इनको हम क्या करें, मिल तो गई हम अयस्क, याद करेंगे, अभी तो आपको प्रोवाइड करा देंगे हम, जो कॉपी है उसमें से मैं आपको समझाऊंगा, तो उसमें से आप नोट कर सकते हैं। यहाँ नोट करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी समझने की है, स्क्रिप्ट बना रहे हैं, किस तरह से आपका दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज है, इनको हम अयस्क लें और इनको हम पीसें, कूटें, किसी तरह से ये थोड़ा सा साफ करें। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, कूट रहे, पीस रहे। तो हमने ये पीस दिया, इनमें से अयस्क जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको हमने क्या कर दिया, पीस दिया। पीस करके हम इसका करते हैं, हम अब कूट दिया, पीस दिया, कंकड़ के रूप में और पत्थर के रूप में और रेत के रूप में कहीं ना कहीं होगी अशुद्धि, उसे कहते हैं हम अधात्री। ठीक है, मिला हुआ है, बताएंगे जो छोटे छोटे। इसको पीस करके हम करते हैं सांद्रण, मतलब कुछ उसकी सफाई करते हैं, छान करके करते हैं, धुल करके करते हैं, कहीं ना कहीं। तो सांद्रण करते हैं हम 3 विधियों से। नंबर 1 विधि है फेन प्लवन विधि। क्या है? फेन प्लवन विधि। क्या है फेन प्लवन विधि? देखो भाई, फेन प्लवन विधि में चित्र भी आप यहाँ ना बनाएं, सिर्फ यहाँ देखें। फेन प्लवन विधि में एक लेंगे टब, और टब में हमने क्या लिया, पानी ले लिया और ले लिया तेल पानी है, और इसमें हमने ये पिसी हुई अयस्क इसमें अंदर डाल दी, और डालने के बाद वायु प्रवाहित करेंगे। तो वायु, जब तेल होगा तो तेल तो हल्का होता है, तो पानी से ऊपर आ जाएगा, तो वो झाग के रूप में ऊपर आ जाता है और धातु को साथ में ले आता है। जो गंदगी है ना, गंदगी जो अशुद्धियां हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं, ये इन्हें कहते हैं हम अधात्री। क्या कहते हैं ना? अधात्री। आपको इनको गैंग भी कहते हैं, गैंग, अधात्री और गैंग या अशुद्धि। क्या कहते हैं इसे? अशुद्धि। आपको सब वही लिखने को मिलेगा, थोड़ा सा बता रहा हूं। अब एक दूसरी विधि है हमारे पास, वो है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कैसे? इसमें से कुछ चीजें हल्की होती है, कुछ भारी होती है। ठीक है, जो भारी होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं, तो ये खाने बने हुए होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इस तरह से खाने बने हुए होते हैं, सीढ़ी नुमा। ठीक है, और ये राइफल होती है, इसमें गड्ढे होते हैं। तो जब ऊपर से ये चीज डालते हैं, यहाँ से ये चीज डालते हैं, पानी बहाते हैं, तो गंदगी जो होती है, जो अशुद्धियां, वो बह करके चली जाती है। ये बह करके क्या होती है, बाहर निकल जाती है, और जो धातु होती है, भारी होती है, वो यहाँ रुक जाती है, उनको हम अलग कर लेते हैं। तो धातु एक हमें यहाँ मिली, एक धातु हमें यहाँ मिली, तो इनसे हम किस धातु का सांधन करते हैं?
तो सल्फाइड अयस्क का करते हैं, ये गोल्ड का करते हैं इसमें। अब तीसरी विधि और है, वो बताते हैं हम आपको। तीसरी विधि में मैं बता देता हूं, वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये तो है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ठीक है। पृथक्करण मतलब इसको अलग करते हैं। ये कौन सी है भाई? ये है चुंबकीय पृथक्करण। ये चुंबक के मतलब है चुंबकीय। चुंबकीय में क्या होगा, एक हम पुली लेते हैं, दूसरी पुली लेते हैं, ठीक है। ये पुली ली हमने और एक पुली ली हमने सिंपल। एक पुली चुंबक के द्वारा बनी, ये चुंबकीय है और ये अचुंबकीय है, ये चुंबकीय। इस पे हमने रबर का पट्टा बांध दिया, ये हाँ जी बांध दिया रबर का पट्टा। फिर क्या करते हैं, रबर का पट्टा बांधने के बाद ये समझ ले थोड़ा सा है, ये तीनों विधियां बता रहा हूं मैं। और जो अयस्क है हमारे पास पिसी हुई, इस अयस्क को हमने इसके अंदर, तो ऐसी जो चुंबकीय विधि है उसका हम उपयोग कहां करते हैं, वहां पर या तो अशुद्धि चुंबक के रूप में होगी या फिर अयस्क चुंबक के रूप में होती है। तो जो अयस्क है या अशुद्धि है तो अलग अलग कर सकते हैं, मतलब कुछ गंदगी है वो अलग हो जाए, सामना करना है ना हम इसका। तो ये इसमें क्या हुआ, धीरे 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 पट्टे पे चलाएंगे इसे, इस तरह से चलाएंगे इसे, ये चलाएंगे। तो ये जो गंदगी है, जो अचुंबकीय पदार्थ हैं, जो इस चुंबक से नहीं चिपक रहे हैं, ठीक है। ये चुंबक है, ये चुंबक की पुली है, ये अचुंबकीय मतलब खाली सिंपल है ये, ठीक है। तो जो पट्टा है रबर का, उस पर ये क्या है, ये पिसी हुई अयस्क हम यहाँ डालते हैं, तो जो धूल वगैरह है वो तो वही चिपकेगी नहीं, उसको हम अलग हो जाता है इससे, एकदम यहाँ ढेर लग जाता है इसका, ठीक है। यहाँ ढेर इसका लग जाता है और जो चुंबक है वो यहाँ तक तो चिपकती है, उसके बाद यहाँ अलग आकर के, जब भी चुंबक नहीं, पट्टा तो अलग कर रहा है उसे, तो यहाँ आकर के ये गिर जाती है। तो ये होगी आपकी क्या, धातु। ये धातु मिल गई, ऐसी धातु यहाँ मिल गई, ऐसी धातु यहाँ मिल गई। तो ये धातु तो हमने कर ली। तो अब हमने यहाँ क्या किया था, सांद्रण किया था। सांद्रण 3 विधियों से, 1 2 3 विधियों से। अब सांद्रण करने के बाद समस्या हमारे सामने अब शुरू होती है। क्या समस्या शुरू होती है भाई, देखो ये 3 विधियों से हम अलग, 3 विधियां मान लें, सांद्रण कर लिया था हमने 3 विधियों से। अब सांद्रण करने के बाद जो हमें धातु मिली हुई है, मतलब अयस्क मिली हुई है मिली हुई है, वो भी अभी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है भाई। तो फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे, देखो ऊपर से, ऊपर वाली ये रही, ये ऊपरी धातु है ऊपर, और ये मध्य में आने वाली, बीच में आने वाली धातु मध्यम, ये मध्य में आने वाली धातु, और जो सबसे नीचे वाली धातु है नीचे, ये कैसी है, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे, ये सक्रिय नहीं है, ये मध्यम सक्रिय, ये बहुत ही ज्यादा सक्रिय धातु है, ये सबसे ऊपर है, ठीक है। तो अब इनको हम कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, ये बात रही इनकी। देखो अयस्क हमें मिल रही है, धुल दिया हमने बढ़िया ढंग से, इसको धुल दिया, ठीक है। अब धुलने के बाद मध्यम से शुरू करें तब आपको समझ में आएगा, यहां से बता रहा हूं कैसे करते हैं। जब इसका हम मध्यम में शुरू होनी, तो जो अयस्क लाए हैं उसका हम करेंगे ऑक्साइड में बदलेंगे। धातु को ऑक्साइड से, मतलब ओ जुड़ा हुआ है, ओ जुड़ जाए या जुड़ा हुआ हो या फिर जोड़ा जाए, ठीक है, तो उससे हम धातु को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऑक्साइड के रूप में जो धातु होती है उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करके, तो ऑक्साइड में बदलने का उद्देश्य हमारा धातु ऑक्साइड बनाए, धातु ऑक्साइड बने, मतलब ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो, ये ऑक्सीजन जुड़ जाए या जुड़ी हुई हो, तो ऑक्साइड में आसानी से नहीं बन। जैसे ही ऑक्साइड बन जाएगा, फिर अगले पल हम क्या करेंगे, इस जो ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, ये ऑक्सीजन जोड़ने को कहते हैं, अच्छा जुड़ जाएगी, तो उसको हम ऑक्सीजन को अलग भी कर सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन जब अलग होती है, तो अलग करने को या खींचने को, अलग करने को, हटाने को कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं उसका, अपचयन कर देंगे और हमें फिर मिल जाएगी धातु। समझ में आ गया होगा। धातु कैसे बनती है, मध्य क्रम की देखते हैं, नीचे वाली बाद में देखेंगे, पहले इसी से समझ में आ जाएगा आपको। देखो मध्य क्रम की जो धातुएं हैं वो सल्फाइड के रूप में हो, अगर सल्फाइड के रूप में होंगी तो उसका हम करेंगे भर्जन। भर्जन क्या होता है कि वायु की तेज मात्रा में यदि अयस्क को गर्म किया जाए उसके गलनांक से नीचे नीचे, तो वो क्रिया भर्जन कहलाएगी। भर्जन का मतलब भरें, कौन भरें, ऑक्सीजन को भरें।
क्योंकि मुझे ऑक्सीजन से जब मिल जाएगी तो ऑक्सीजन को मैं हटा दूंगा, हटाने को कहते हैं अपचयन। तो जो अपचायक पदार्थ है वो कार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होती है। तीन चीजें मुख्य रूप से हम लेते हैं, हालांकि अपचायक के रूप में और भी अपचयन किससे करते हैं, कार्बन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से और हाइड्रोजन से। हटाएगी जो ऑक्सीजन जुड़ी होगी वो ऑक्सीजन कार्बन हटा सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हटा सकती है, हाइड्रोजन हटा सकती है। हटाने के बाद हमें धातु मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद भर्जन करते हैं। भर्जन करते हैं मतलब क्या है कि सल्फाइड के रूप में जो होगी अयस्क, देखो भर्जन इसका करेंगे, इसका 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 भर्जन करेंगे, इसका हम भर्जन नहीं करेंगे। तो इनका क्या करेंगे, या इनका क्या करेंगे हम, वो करेंगे हम निस्तापन। निस्तापन का अर्थ है, निस्तापन का अर्थ क्या है भाई, निस्तापन का अर्थ ये है कि यहां से हमें वायु की मात्रा, वायु की सीमित मात्रा या वायु की अनुपस्थिति में जब आग जलाएंगे इसको और उसके गलनांक से नीचे तक उसको तेजी के साथ गर्म करेंगे, वो क्रिया कहलाती है निस्तापन। यहां ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, यहां ऑक्सीजन होगी, यहां भर्जन में ऑक्सीजन दी जाएगी, यहां निस्तापन में ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। जैसे यहां सल्फाइड के रूप में जो अयस्क होंगी उनका भर्जन करेंगे, निस्तापन उनका करेंगे जो ऑक्सीजन या कार्बोनेट या ऑक्सीडाइड ये वाला, ये निस्तापन करेंगे, इनका करेंगे भर्जन। तो देखो हम वहां से शुरू करें, जैसे कोई सा एक ले लें, जैसा हमने ले लिया ZnCO3, देखो ये है, और एक यहां ले लेते हैं Zn, क्या लिखें, ZnS ले लो, ठीक है, ये भी होगा ZnS, जिंक की ऑक्साइड, मान लो ये ले लिया हमने ये, तो इसका क्या करें, ये किसी तरह से हट जाए S, तो वो हटेगा, O2 से क्रिया करेंगे। जब O2 से क्रिया करेंगे तो Zn तो हो जाएगा भाई O के साथ, और क्या रह जाएगा SO2, तो ये ऑक्साइड में बदल गया। आप ऐसे ही यहां देखें भाई, यहां तो ऑक्सीजन भी बहुत है, यहां तो ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन से क्रिया करके गर्म करा हमने बहुत तेजी के साथ। ऐसे यहां भी गर्म कर सकते हैं, गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन की यहां जरूरत ही नहीं है भाई, यहां ऑक्सीजन की जरूरत थी, यहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, और ये बदल गया किसमें, ZnO में, और फिर क्या रह गया, CO2 रह गया। समझ में आ गई। तो देखो इस रूप में और इस रूप में, देखो दोनों हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, धातु को ऑक्साइड के रूप में हमने अब बदल लिया है। बात समझ में आ गई। मध्य क्रम की धातुएं जो होंगी वो या तो उनको भर्जन करना पड़ता है या फिर निस्तापन करना पड़ता है। निस्तापन होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब उसको गलनांक से नीचे नीचे गर्म किया जाता है तो वो धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। देखो धातु ऑक्सीजन जुड़ गई, या अगर सल्फाइड के रूप में अयस्क होंगी ये वाली, इनका सबका भर्जन किया जाएगा भाई, तो वो ऑक्सीजन हमें देनी होगी, ये संतुलित नहीं की मैंने समीकरण, तो वो ऑक्साइड के रूप में बदल जाएंगे। फिर इसके ऑक्साइड का हम करें कैसा, अपचयन, और अपचयन करेंगे हम इस तरह से, जैसे इसका अपचयन करके देखें, देखो अपचयन करेंगे, ठीक है, यहां बता देता हूं, ये स्टेप है अपचयन का। तो अपचायक कौन है, ये वाले अपचायक है। अपचायक कौन है भाई इसके, अपचयन करेंगे हम इसके बाद अपचयन। अपचयन के रूप में लेते हैं CO और H2। कैसे करते हैं, देखो भाई ZnO मिला हमें ये वाला, ठीक है, और हमने कर दिया C, ये कोक है, अच्छा, और जैसे अपचयन हाँ भाई, अब देख लेते हैं, अब करते हैं इसका हम अपचयन। जो हमें धातु ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसको ऑक्सीजन को अगले पल हम क्या करेंगे, जो कार्बन है या जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या जो हाइड्रोजन है उसकी हेल्प से हम ये ऑक्सीजन को खींच देंगे। मतलब जो खींचते हैं अर्थात ऑक्सीजन को ये हटा लेते हैं, वो अपचायक कहलाते हैं। तो अपचायक के रूप में हम कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, अपचायक है वो, अगले पहले में हम कर रहे हैं अपचयन। मतलब अभी तक किया हमने धातु ऑक्साइड, अब कर रहे हैं अपचयन। अपचयन का मतलब है जैसे कोक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है या हाइड्रोजन है, ये
जो धातु ऑक्साइड्स जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उसको खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा है इनके अंदर, ठीक है। तो खींच करके वहां पर उसका अपचयन कर देते हैं। तो जैसे जिंक ऑक्साइड का हम क्या करना है, अपचयन करना है। ऑक्सीजन और कार्बन अर्थात कोक है, ये कोक हमने मिला दिया तो Zn बचेगा सिर्फ, और भैया CO यहाँ। ये सिर्फ जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड्स का अपचयन जब करते हैं तो सिर्फ कोक के द्वारा ही होता है। ये कोक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा नहीं, हाइड्रोजन के द्वारा नहीं, ठीक है, इसके द्वारा ही हुआ। इसके बाद हमें जो मिल गई वो जिंक मिल गई, प्योर है, जिंक मिल तो गई है लेकिन अब भी इसके अंदर अपद्रव्य हैं। तो इसका लास्ट में हम करते हैं फिर परिष्करण, मतलब विद्युत अपघटनी विधि द्वारा इसका परिष्करण करते हैं, तब हमें जाकर के कहीं धातु प्राप्त होगी और वो मिल जाती है। कैसे, यहाँ करेंगे हम इस तरह से विद्युत अपघटनी, तो यहाँ पर हमें शुद्ध धातु जो होगी वो इस पे नेगेटिव वाले मिल जाएगी और अशुद्ध धातु ये रहेगी, ठीक है। इस तरह से परिष्करण कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाती है बात। अब बात आती है जो नीचे आने वाली धातु है इनका को हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो जो नीचे वाली धातुएं हैं उनका भी हम कर लेते हैं। जैसे भाई HgS है सल्फाइड के रूप में, तो भाई तेज गर्म कर दो, इसे तेज गर्म कर दिया तो तेज गर्म करके क्या मिलेगा हमें, HgO और बना CO2, सॉरी SO2, ठीक है, ये SO2 बन गया। अब इसका क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन को हट जाएंगे तो और तेज गर्म करेंगे, मतलब इसको गर्म करने मात्र से ही क्या मिल जाता है, धातु मिल जाती है। जो नीचे सक्रिय श्रेणी में जो नीचे धातुएं हैं उनको गर्म करने मात्र से ही धातु प्राप्त हो जाती है और ऑक्सीजन निकल गई। तो इस तरह से हमें धातु मिल गई। तब भी इसका हम क्या करेंगे, परिष्करण करेंगे विद्युत अपघटनी विधि द्वारा, ठीक है। अब बात आती है ऊपर वाली धातु, वो कैसे, मध्यम क्रम का सिस्टम तो यही है। कैसे, सबसे पहले अयस्क मिली तो हमने इनका क्या करा, सामना करते तीन विधि, फेन विधि, द्वितीय पृथक्करण विधि और चुंबकीय पृथक। जब हमें धातु मिल गई, जो धातु अयस्क मिली है हमें शुद्ध करने का, थोड़ा सा हमने छान मान करके धुल करके तो तैयार कर दिया। फिर इसको जो मध्य में आने वाली धातु क्या करेंगे, या तो भर्जन करेंगे या निस्तापन करके, वो भी धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए। धातु ऑक्साइड को जो ऑक्सीजन जुड़ गई थी उसको ऑक्सीजन को हम अगले पल अलग कर सकते हैं, और अलग करने वाले कहलाते हैं अपचायक। वो कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन, इससे अलग कर लिया, ठीक है। तो इसने कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ बन गया है, कार्बन ने, कोक ने इसको ऑक्सीजन को हटा दिया, ये अपचायक इसलिए कहलाएंगे, और बन गया, मिल गई हमें धातु। धातु से हम और शुद्ध करें जिसके अंदर अपद्रव्य घुले रहते हैं, वो हम विद्युत अपघटनी विधि द्वारा करेंगे। तो 1, 2 और फिर 3 स्टेप इसमें तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ जो धातु हैं उनको कैसे प्राप्त करते हैं। तो भैया जो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी है तो इनका अपचायक, जो अपचायक है यहाँ पर कार्बन और ये इनका अपचयन नहीं कर पाती, बहुत ही तेज जुड़ी हुई होती है ऑक्सीजन से, जल्दी बॉन्ड इसके टूटते नहीं है। तो फिर क्या करें, तो इनका भी हम विद्युत अपघटनी द्वारा अपचयन करते हैं इनका, ठीक है। विद्युत अपघटनी विधि द्वारा इसका अपचयन करते हैं, ये आसान नहीं है। इसलिए आइए सभी चित्रों को क्रमवार हम देखें। इनका विद्युत अपघटनी होता है, ये सरलता से सिर्फ गर्म करने से ही मिल जाती हैं, और ये इनको हम गर्म करते हैं 2 विधियों के द्वारा। भर्जन मतलब ऑक्सीजन को भरें, दें ऑक्सीजन, निस्तापन का ऑक्सीजन को ना दें। जो ऑक्सीजन को ना देंगे वो कहलाता है निस्तापन, और उसके गलनांक से नीचे तक गर्म करते हैं। तब इसका क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड में, जैसी धातु ऑक्साइड बनेगा फिर हम करेंगे इसका अपचयन करेंगे। कौन, जो अपचायक के रूप में, कौन कौन, ये, और फिर करेंगे विद्युत अपघटन, तब हमें कहीं जाकर शुद्ध धातु मिलती है। तो आइए देखते हैं कॉपी पे हम किस हिसाब से नोट्स बनाएंगे, क्रम पे लगाते हैं। ओके, अभी आपको बोर्ड पे मैंने समझाया है कि धातु का क्रम प्राप्त करने का क्या है। वही चार्ट यहाँ पर भी है ये वाला, लेकिन इसको समझने से पहले ये बात और देख लें। देखना यह है कि जो सक्रियता श्रेणी है उसमें सबसे उच्च अपक्रियाशील धातुएं वो ये हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से, ठीक है। और उसके नीचे मध्यम अपक्रियाशील हैं, और फिर सबसे नीचे कम क्रियाशील धातुएं हैं, जो निम्न अपक्रियाशील धातुएं हम कह रहे हैं। ये जो धातुएं हैं, उच्च अपक्रियाशील धातुएं जो हैं, सिर्फ विद्युत अपघटन द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं, ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती। दूसरा है
ये कार्बन के उपयोग से इनका अपचयन आसानी से कर लिया जाता है, चाहे वो सल्फाइड के रूप में हो, चाहे वो ऑक्साइड के रूप में हो, चाहे वो कार्बोनेट के रूप में। सबसे पहले हम इनको ऑक्साइड के रूप में बदलेंगे, ठीक है, फिर इनका हम अपचयन कर देंगे। दूसरा था कि जो प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती हैं, जो धातु में स्वतंत्र रूप से मिलती हैं, उन्हें सिर्फ हम गर्म करते हैं और गर्म करने से ही प्राप्त हो जाती हैं, और वो हैं निम्न अपक्रियाशील धातुएं। तो एक बार हम फिर चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं क्या है। देखो भाई, चार्ट हमारा ये था ना, अयस्क था। अयस्क का क्या करा हमने, अयस्क तो बहुत सारी प्रकार की थी, तो हमने अयस्क का सांधन किया, और सांधन हमने 3 विधियों से किया है, ठीक है, जिसमें से फेन पिलवन विधि थी, और फिर थी चुंबकीय पृथक्करण विधि, और उसमें गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ये 3 विधियां थी, ठीक है। जो उच्च अपक्रियाशील धातुएं हैं उनको गलत धातु का विद्युत ये अपघटन द्वारा प्राप्त करते हैं, धातु मिल जाएगी। इसके बाद जो मध्यम अपक्रियाशील धातु, या तो उनका हम निस्तापन करते हैं या फिर भर्जन करते हैं। देखो, भर्जन उनका किया जाता है जो सल्फाइड के रूप में होती है, और निस्तापन उनका किया जाता है जो कार्बोनेट अयस्क के रूप में होती है, ठीक है, या ऑक्साइड के रूप में होती है। उनका हम सिर्फ निस्तापन ही कर देते हैं। और हमें धातु ऑक्साइड को प्राप्त करना होता है ना, तो या तो ये विधि है या तो ये विधि है। मतलब यहाँ पर वायु की तेज मात्रा दी जाती है, और यहाँ वायु की तेज मात्रा दी ही नहीं जाती। वायु या तो अनुपस्थित रहती है या बहुत ही सीमित मात्रा में वायु दी जाती है, तो वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं, मतलब ओ के रूप में बदल जाता है, मतलब ओ जुड़ जाता है शुद्ध धातुओं से, ठीक है। और फिर उसके बाद करते हैं हम अपचयन। अपचयन का कौन कर रहा था वहाँ पर, कार्बन अर्थात ओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर हाइड्रोजन के द्वारा ये अपचयन हो गया, और तब हमें धातु प्राप्त हो जा रही है, ठीक है। और जो निम्न अपक्रियाशील धातुएं हैं, वो उनका अगर वो सल्फाइड के रूप में होती ही हैं, तो उनका हम सिर्फ भर्जन करते हैं और उनको गर्म कर देते हैं, धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये जैसे भी धातु हमें मिल रही है, लेकिन ये कंप्लीटली शुद्ध रूप में नहीं मिल रही, फिर भी इसमें 2% 1.5% की अशुद्धि होती है, ठीक है। मतलब पूरी तरह से हम कहीं उपयोग करना चाहेंगे बहुत बढ़िया जगह पे, जैसे मोबाइल में भी धातुएं लगी होती हैं भाई, वहाँ तो हम अशुद्धि के रूप में नहीं ले सकते। तो कंप्लीटली जहाँ पर एकदम शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए इसका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे लास्ट में आकर के, ठीक है। तो आइए उस क्रम को हम सबसे पहले देखते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है धातु कर्म। कैसे कैसे हम प्राप्त करते हैं, ओके, उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। छोटे छोटे जो आपकी डेफिनेशन है उनको भी हम अब नोट करेंगे। ये चीज़ आपको नोट नहीं करनी, ये आपके दिमाग में रखनी है, ओके। चलो आइए, हाँ भाई देखो, आपको यहाँ से नोट करना है, ठीक है, यहाँ से आपको नोट बनाना, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से आपने सीखा है वो आपके दिमाग में भी रहना चाहिए। देखो, ये चीज़ सकृत श्रेणी है, ये आप जानते ही हैं। तो ये नीचे आने वाली धातुएं हैं, मतलब कम अपक्रियाशील धातुएं, ठीक है, निम्न अपक्रियाशील धातुएं। तो उनको हम कैसे देख रहे हैं, धातुओं की प्राप्ति। प्रकृति में धातुएं प्राय 2 अवस्थाओं में मिलती हैं, मतलब 2 रूपों में मिलती हैं। एक तो है स्वतंत्र या मुक्त अवस्था, ठीक है, जो सबसे नीचे धातु हैं वो मुक्त या स्वतंत्र फ्री। जिन धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है, अर्थात ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है आदि, ये वाली स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है लगातार। फिर दूसरी है संयुक्त अवस्था, मतलब जुड़ी हुई रहती है, कहीं ना कहीं जो अशुद्धियाँ हैं धातुओं से जुड़ जाती हैं, इनके साथ जुड़ जाती हैं, इनके साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है, जो जुड़ जाती हैं वो अशुद्धि मान रहे हैं हम उसे। जिन धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है वे प्रकृति में अन्य तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे सोडियम है, बहुत तेज है भाई, ये तो बहुत ही तेज है भाई, एकदम कहीं ना कहीं किसी को जोड़ के रखता है अपने साथ। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, कॉपर है, ये जोड़ के रखते हैं अपने साथ, ठीक है। अब आता है भाई खनिज। संयुक्त अवस्था इसीलिए तो कह रहे हैं हम उसे, मतलब ये जुड़ जाए, इसके साथ कोई ना कोई चीज़ जुड़ी हुई होती है, तो उसको संयुक्त, मतलब जुड़ा हुआ को संयुक्त कहा जा रहा है, ठीक है, ज्वाइंट कहा जा रहा है। अब आता है खनिज। प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं वे खनिज कहलाती हैं। देखो, पृथ्वी में सभी धातुएं पृथ्वी में मिलती हैं, जानते हैं, और वो धातुएं जहाँ मिलती हैं उस मिट्टी, उस कंकड़, उस पत्थर के रूप में जो मिलती हैं वो खनिज कहलाता है, ठीक है। ये सामान्यतः मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि अशुद्धियों के साथ मिश्रित अवस्था में होते हैं। भाई वो खनिज है, लेकिन जहाँ ज़्यादा मात्रा में धातु पाई जाती है, जिस जगह ज़्यादा मात्रा में धातु पाई जाती है
उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो आइए अयस्क को भी देख लेते हैं। और को, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलतापूर्वक और कम खर्च में किया जाता है अयस्क कहलाता है। जहाँ धातुएं ज़्यादा पाई जाती हैं वह कम खर्च में प्राप्त की जा सकती हैं, भाई सरलता से प्राप्त की जा सकती हैं, इसलिए उसको अयस्क कह रहे हैं। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, ठीक है, बात सही है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि खनिज तो सभी हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो सभी खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते, लेकिन सभी अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये दिमाग में रखें। अब आता है अयस्क जो हैं इन रूपों में पाई जाती हैं। देखिए ये रूप है अयस्क के, ठीक है, कहीं एस जुड़ा हुआ, देखो एस जुड़ा हुआ, एस एस एस, ये सल्फाइड के रूप में अयस्क हैं, और ये ऑक्साइड के रूप में अयस्क हैं, और कहीं ये कार्बोनेट के रूप में ये अयस्क पाई जाती हैं, ठीक है। देखो जिंक है, कैल्शियम है, पीवी है, तो इसके साथ जो अशुद्धि जुड़ी हुई है ना ये वाली, इन अशुद्धियों को दूर करना ही तो हमारा उद्देश्य है। और अगर अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए तो हमें एकदम धातु प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो अशुद्धियों को हम दूर करेंगे इनमें, और लास्ट में आकर क्या करेंगे, इनका विद्युत अपघटन करेंगे, और वहाँ पर हमें प्योर धातु मिल जाएगी, एकदम चमकीली धातु प्राप्त हो जाएगी। हमें समझ में आ गई होगी बात आपके। तो आइए हम देख लेते हैं कि किस किस तरह से इनको पैसा, भाई देखो ये सल्फाइड के रूप में, तो इनका क्या करते हैं, भर्जन करते हैं, और इन दोनों का क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है तो भाई यहाँ तो निस्तापन कर देंगे, इनका करेंगे भर्जन, इनका करेंगे निस्तापन, ठीक है। चलिए आगे देखें अगले वाले पृष्ठ पे। तो जो अयस्क हमें मिल गई है उसका हम पहले करें सांद्रण। सांद्रण का मतलब समझ रहे हैं, जो अशुद्धियाँ हैं, गंदगी हैं, पानी से करें, सुखाकर करें, और हवा से दें, चुंबक के द्वारा खींचें, तो हम इनका कुछ गंदगी को अलग कर रहे हैं, कुछ जो अशुद्धियाँ हैं उनको अलग कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं हम अधात्री। पढ़ेंगे छोटी छोटी डेफिनेशन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम अयस्क का सांद्रण करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्क से अधात्री या मैट्रिक्स को पृथक करने के प्रक्रम को अयस्क का सांद्रण करना कहा जाता है। मतलब जो अधात्री होती है, जो गैंग होती है, ठीक है, उनको हम गैंग भी कह रहे हैं, अधात्री कह रहे हैं, गंदगी कह रहे हैं, अशुद्धि कह रहे हैं, एक ही बात है, कहते हैं। उनको अलग करना ही तो उद्देश्य है, सांद्रण करना। उसका परसेंटेज बढ़ जाता है, किसका, जो चीज़ हमें प्राप्त करी है उसका परसेंटेज। अयस्क एवं अशुद्धियों की प्रकृति के अनुसार अयस्क के सांद्रण के लिए कई विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। यहाँ हम मुख्य 3 विधियों पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, फिर दोबारा मैं बता देता हूँ। देखो सांद्रण क्यों करते हैं, अयस्क का सांद्रण करने से धातु की प्रतिशतता बढ़ जाती है, इसलिए उसका हम सांद्रण कर रहे हैं, समझ रहे नहीं। तो सबसे पहला जो सांद्रण करते हैं वो करते हैं हम फेन पिलवन विधि के द्वारा। ये क्या है, एक बॉक्स होता है, ये डिब्बा होता है, बड़ा बॉक्स होता है, हौज होता है, तो उसमें पानी लेते हैं और इसमें चीड़ का तेल, पोटेशियम एथिल जैंतेट को डालने के बाद इसमें हवा प्रयुक्त की जाती है, और हवा के द्वारा जो हल्की चीज़ें होती हैं, क्योंकि तेल जो है वो पानी से हल्का है, उसका घनत्व अलग है, तो उनमें उन धातुओं का सांद्रण किया जाता है जो धातुएं जल के साथ घुलना चाहती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जल के साथ घुलना नहीं चाहती हैं। तो क्या देख लेते हैं, इसमें हवा डालते हैं, हवा प्रयुक्त हवा, तो हवा के द्वारा झाग उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये झाग ऊपर आ जाते हैं और वो तेल के रूप में, तो तेल के साथ जो मेटल है वो आ जाती है, क्योंकि मेटल का जो घनत्व होगा वो कम होगा, अर्थात वो पानी में घुलना नहीं चाहती है, और जो पानी में घुल जाती हैं वो अशुद्धियाँ नीचे हो जाती हैं। इन्हीं का नाम गैंग भी है, अशुद्धि भी है, अधात्री भी हम कह रहे हैं। समझ में आ गई। तो क्या है, ये विधि अयस्क और अशुद्धियों के किसी द्रव से भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। मतलब कौन सी चीज़ किस में भीग रही है, तो भाई भीग कौन रहा है इसमें, भीग तो अशुद्धियाँ रही हैं, और नहीं भीग रहा तो मेटल नहीं भीगना चाह रही है, तो भागना चाह रही है, ठीक है। तो द्रव से भीगने की प्रवृत्ति निर्भर करती है, और ऐसी है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इसी विधि द्वारा किया जाता है। मतलब जो सल्फाइड के रूप में अयस्क हैं, मतलब जिससे एस जुड़ा हुआ, जैसे ZnS है, जैसे CuFeS2 आदि। देखो भाई आपको अयस्क के नाम भी याद करने हैं, ठीक है। जैसे कॉपर पायराइट है, ये कॉपर पायराइट से जो कॉपर की मुख्य अयस्क है, ठीक है। ये झाग जिसको फेन या वो कहते हैं, अयस्क जो है वो फेन के रूप में है इस समय, और अशुद्धियाँ नीचे आ गई। तो इस तरह से हम इसका परसेंटेज प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आगे देखेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है।
ये भी जब अयस्क तथा अधात्री के आपेक्षिक घनत्वों में अंतर होता है तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब एक भारी होती है तो एक हल्की होती है, ठीक है। तो इसका चित्र भी इधर है और चुंबकीय पृथक्करण विधि है, इसका चित्र भी हम बाईं तरफ देख रहे हैं। जब अयस्क अथवा अधात्री में से कोई घटक चुंबक के रूप में हो, चाहे वो अधात्री मतलब गंदगी जो होती है, अशुद्धियाँ, या तो वो चुंबक के रूप में होंगी या फिर मेटल चुंबक के रूप में होगी, तब हम इसका उपयोग करते हैं। कौन सी? चुंबकीय पृथक्करण विधि का। जैसे चित्र देखें, बाईं तरफ चित्र है हमारा, इसका देखो यहाँ है चित्र। तो ये है तुम्हारा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ठीक है। ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। इसमें पिसी हुई जो अयस्क है, जो अयस्क को सबसे पहले पीसते हैं, जो भी अयस्क है हमारे पास सबसे पहले कूटते हैं, पीसते हैं। ये बात आपको बोर्ड में मैं बता चुका हूँ। तो पिसा हुआ अयस्क हम इसमें डालते हैं और ये सीढ़ी नुमा जो है यही है आपके पास, क्या नाम है इसका? गुरुत्वीय पृथक्करण। इसमें सीढ़ी नुमा, इसमें कुछ गड्ढे होते हैं, जैसे इसमें इसको राइफल भी बोलते हैं, ठीक है। तो पानी की तेज धार डालते हैं तो जो हल्की चीज़ें होती हैं उसके साथ बह करके चली जाती हैं और जो भारी होती हैं वो इसमें अटक जाती हैं, फंस जाती हैं। तो धातु इसमें फंस जाती है, ठीक है। और अशुद्धियाँ इधर आ जाती हैं जल के साथ, कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। और इनको हम क्या करते हैं, फिर धातु को अलग कर लेते हैं। लेकिन ये प्योर धातु नहीं है, ध्यान रखें। इसमें से कुछ गंदगी को हम अलग करना चाह रहे हैं, ओके। देखो भाई, वीडियो तो बड़ा होना ही है, तभी आपके समझ में भी आएगा। आप घबराएं ना वीडियो को देख करके, केवल नोट्स ही ना करें, समझें भी चीज़ों को। अब करते हैं अगली, हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम सांधन कर रहे हैं, ओके, कंसंट्रेशन कर रहे हैं। किस तरह से? देखो, इसका चित्र यहाँ रहा, इस वाले का चित्र ये है और इस वाले का चित्र ये है, ठीक है। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा आप देख रहे हैं, चुंबक नाम से ही पता चल रहा है कि चुंबक के ओर आकर्षित कौन होता है, कि लोहे की चीज़ें आकर्षित होती हैं। तो यह पिसा हुआ अयस्क डाल लेते हैं। तो ये क्या है? एक अचुंबकीय व्हील है, पहिया, और एक ये चुंबकीय व्हील पहिया होता है। इसमें एक रबर की पट्टा होता है, जो कुट्टी काटने की मशीन नहीं होती है या जो चक्कियाँ होती हैं उस पर पट्टा लगता है, ठीक है। उस पट्टे पर ये अयस्क आता है धीरे धीरे। तो इसमें तो भाई धूल वगैरह, कंकड़ वगैरह सब मिले हुए हैं इसके अंदर, क्योंकि पिसी हुई चीज़ है, जमीन से निकली हुई चीज़ है, तो अयस्क है ये। तो जो चुंबकीय के रूप में होंगी अयस्क, वो तो इस व्हील से चिपकी रहेंगी, और जो धूल के रूप में होंगी वो तो नहीं चिपकती चुंबक की तरफ। तो जो यहाँ तक तो दोनों आ रही हैं साथ साथ। तो जैसे ही चुंबक के संपर्क में आती, जैसे ही नीचे की तरफ जाने लगती है, तो ये व्हील जो है इसको गिरा देता है। क्या गिरा देता है? हटना शुरू हो जाता है। तो ये जो अशुद्धियाँ हैं वो तो भाई यहाँ ढेर लग जाता है उनका, और जो चुंबक के रूप में वो इससे चिपकी रहती है, तो थोड़ा सा फासला हो जाता है और इधर धीरे धीरे सबका ढेर लग जाता है। तो ये धातु हमें प्राप्त हो जाती है, वो भी धातु अयस्क के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। अभी कंप्लीट धातु नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे पता चलेगा आपकी। ये मिला है हमें, परसेंटेज बढ़ाने के लिए सांधन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं छोटी छोटी डेफिनेशन जो हैं, जैसे अधात्री या मैट्रिक्स जिसको कहा जा रहा है। खनिज प्रायः पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू तथा चूने का पत्थर आदि अशुद्धियाँ मिली होती हैं, इनके अंदर होती हैं। इन अशुद्धियों को ही अधात्री कह सकते हैं, मैट्रिक्स कह सकते हैं, गैंग भी कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपके। तो उनको ही तो हमें अलग करना है। तो हमने जो अभी अलग अलग किया है अधात्री मैट्रिक्स, कभी तो चुंबकीय विधि से किया है, तो कभी चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया, और फेन पिलवन विधि से किया। इस पूरे प्रक्रम को ही धातुकर्म कहा जाता है। मतलब पूरा कंप्लीट धातु प्राप्त करना धातुकर्म कहता है। ये डेफिनेशन हम शुरू में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल शुरू में भी लिख सकते हैं। अब लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको डेफिनेशन अलग अलग पूछी जा सकती हैं। धातुकर्म जिसको मेटलर्जी कहा जा रहा है, हालांकि मैंने बीच में दे दी है ये डेफिनेशन, आपको शुरू में भी लिख सकते हैं। अयस्कों से विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातुकर्म कहते हैं। समझ में आ गया? धातुकर्म क्या मतलब धातुओं को प्राप्त करना विभिन्न प्रक्रमों द्वारा है, पूरा प्रोसेस ही धातुकर्म कहलाएगा। जैसे गेहूं को नहीं देखा था कि गेहूं को काटने से लेकर के और तैयार तक होना, पूरा ये वो क्रम कहलाया। ऐसी धातुओं को सांदड़ से कूटना, पीसना, फिर उसका भर्जन करना, फिर निस्तापन या भर्जन करना, ऑक्साइड में बदलना, फिर अपचयन करना, और फिर धातु हमें प्राप्त होना, फिर उसका विद्युत अपघटन करना, पूरी प्रक्रिया को ही हम धातुकर्म कहते हैं। देखो, अब भर्जन या जारण या रोस्टिंग इसको बोला जाता है, ठीक है। भर्जन क्या होता है जानते हैं आप बहुत अच्छे ढंग से, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा वायु की भरी जाए, भर्जन कहलाएगा। मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, भरी जाने से मतलब है।
सांद्रित अयस्क को वायु जिसको ऑक्सीजन की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, ऑक्साइड में बदलना। ठीक है, और वो कौन सी चीज़ें हैं ऑक्साइड में बदलेंगी, जो सल्फाइड के रूप में अयस्क होंगी उनका हम भर्जन करते हैं। हमारा उद्देश्य रहेगा ऑक्साइड में बदलना। चार्ट को एक बार फिर देख लेंगे आप लोग कि चार्ट को किस तरह से, चार्ट को देख लेंगे तो सुविधा रहेगी। फिर है निस्तापन की डेफिनेशन क्या होती है, आइए वो भी देख लेते हैं। निस्तापन भाई देखो, इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, मतलब निस्तापन। वायु को ना भरें, बस ऐसा समझ लीजिए, वायु को ना भरें, वायु को भरें, वायु को ना भरें, समझ रहे हैं। सांद्रित अयस्क को वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति समझें, या फिर बिल्कुल सीमित मात्रा में गलनांक, गल ना जाए धातु, गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, ऑक्साइड में बदलने का है भाई। इसको भी ऑक्साइड में बदलना है, इसको भी ऑक्साइड में बदलना है। जैसी ऑक्साइड में धातु प्राप्त होती हैं तो अगले पल हम क्या करेंगे, उनका अपचयन कर देंगे और अपचयन से हमें धातु प्राप्त हो जाती है। इस विधि में कार्बोनेट अयस्क का या ऑक्साइड अयस्क का या हाइड्रोक्साइड अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है। और इसमें क्या है, इस विधि में सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण किया जाता है, भर्जन। भर्जन किसका करते हैं, सल्फाइड के रूप में जो अयस्क होती हैं, और निस्तापन किसका करते हैं, जो कार्बोनेट के रूप में या ऑक्साइड के रूप में या हाइड्रोक्साइड के रूप में जो अयस्क होती हैं उनका हम निस्तापन करते हैं। चलें आगे वाले प्रश्न पे देखेंगे अब। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो सबसे नीचे धातुएं, कम क्रियाशील धातुएं, उनको हम प्राप्त करना चाहेंगे। आइए देख लेते हैं। फिर करेंगे इधर से ये वाली, फिर करेंगे सबसे लास्ट में ये वाली धातु हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे होता है, मतलब कैसे मिलती है हमें। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनिष्क्रिय होती हैं, मतलब क्रिया नहीं करती हैं। इन धातुओं को, ऑक्साइडों को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त हो जाती है। बहुत बढ़िया, मतलब उनका अपचयन नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं ना। केवल गर्म करने से ही प्राप्त हो जाती है, मतलब उनका अपचयन नहीं कर पाते हैं। अपचयन करने के लिए 2-3 चीज़ें मैंने बताई थी आपको, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। तो इनका अपचयन नहीं हो पाता, अपने आप ही गर्म करने से ही अपचयन हो जाता है। ठीक है नहीं, कैसे करके देख लेते हैं। उदाहरण 1 है Hg का निष्कर्षण, क्योंकि Hg कहाँ पर है, Hg कहाँ पर है, सबसे नीचे है। ठीक है नहीं, Hg कहाँ पर है, सबसे नीचे है। देखो यहाँ पर नीचे की तरफ है, सक्रियता श्रेणी आपको पता ही है, तो ये नीचे है। हाँ देखो, तो कैसे करते हैं, HgS उसकी एक अयस्क है, HgS चिनावर जिसका नाम है, जो मरकरी पारद की एक अयस्क है। ठीक है नहीं, किसकी HgS किसकी अयस्क है, ये पारद जिसको बोलते हैं या मरकरी बोलते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं, देखो यहाँ S के रूप में, इसका मतलब हम इसको तेज वायु दे करके गर्म करें तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया है। HgS तेज वायु दी गई है, ज़्यादा मात्रा दी गई है वायु की, और वो HgO में परिवर्तित हो गया है सॉलिड के रूप में, और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस निकल गई है। ठीक है, इसके बाद इसको उठा लेते हैं तो सिर्फ गर्म करते हैं। HgO का मतलब ऑक्साइड के रूप में, धातु जो है वो ऑक्साइड के रूप में मिल गई है, और सिर्फ गर्म करने से ही ऑक्सीजन उड़ गई, और ये ऑक्सीजन उड़ गई है गैस के रूप में, और हमें क्या मिल गई, धातु प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार से और उदाहरण भी हम देख सकते हैं। ठीक है, क्या है, कॉपर का निष्कर्षण कैल्कोसाइट, मतलब कैल्कोसाइट जो है एक क्या है, एक अयस्क है। किसकी अयस्क है ये, जो कॉपर जिसको तांबा कहा जाता है की एक अयस्क है। देखो आपको मैंने पीछे पन्ने पे लिखी दी है, आपको सभी की सभी अयस्क याद कर लेनी चाहिए होगी। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सल्फर, जो सल्फाइड के रूप में अयस्क है, कॉपर सल्फाइड के रूप में अयस्क है ये, तो उसको हमने गर्म किया है। ठीक है, ये गर्म किया है, तेजी से गर्म किया है, और किस में बदला है, फिर वो कॉपर ऑक्साइड में मिल गया है और SO2 गैस निकल गई है। अगले ही पल हम कॉपर ऑक्साइड का अपचयन किसी कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से या हाइड्रोजन से नहीं कर रहे हैं, ये वाली मात्रा दोनों इकट्ठे यदि हम गर्म कर देते हैं, फिर पुनः गर्म कर देते हैं, तो हमें कॉपर अलग प्राप्त हो गया है और सल्फर डाइऑक्साइड अलग गैस निकल गई है। तो इस तरह से भी हमें कॉपर मिल गया, इस तरह से भी हमें Hg मिल गया है, जो सक्रियता श्रेणी में नीचे है। ओके, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगले प्रश्न पे क्या करेंगे हम,
अब आगे देख लेते हैं जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। देखो मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन कठिन नहीं है। आप तीन ही प्रक्रियाएं हैं, आप फिर दोबारा से चार्ट देख लें। मध्य क्रम में आने वाली धातुओं को हम निस्तापन कर सकते हैं ऑक्साइड में बदलने के लिए, या भर्जन कर सकते हैं ऑक्साइड में बदलने के लिए। ठीक है, तो सबसे पढ़ते हैं किस तरह से कि आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातु का हम निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो किस तरह से बताएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है आदि, इनकी अपक्रियाशीलता मध्यम होती है, मतलब बीच की होती है, इसलिए उनको हम प्राप्त कैसे करते हैं। प्राय ये धातुएं प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं, सीधी सी बात है। जो प्रकृति में मिलती हैं वो किस किस अयस्क के रूप में मिलती हैं, या तो सल्फाइड के रूप में मिलती हैं, या ऑक्साइड के रूप में मिलती हैं, या किसमें नहीं, सल्फाइड कार्बोनेट के रूप में मिलती है, ध्यान रखें। परंतु सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइडों से प्राप्त करना इनको आसान हो जाता है। अगर सल्फाइड की अयस्क है तब भी उसको ऑक्साइड में चेंज करें, और कार्बोनेट की अयस्क है तब भी हम उसको किसके ऑक्साइड के रूप में चेंज करना पड़ता है। तो उनसे हम जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इन्हें पहले भर्जन या निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। क्लियर समझ में आ रही? मतलब सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो सल्फाइड के या कार्बोनेट के रूप में जो अयस्क होगी उसको हमने किस में बदलना है, उसके ऑक्साइडों में बदलना है। और ऑक्साइड में जब बदल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राप्त धातु का अपचयन करते हैं। अपचयन करते हैं हमने, तीन लोग हैं बहुत एक्सपर्ट ही अपचयन, मतलब अपचयन का मतलब ऑक्सीजन को हटाने वाले। भाई ऑक्साइड में हमने बदल दिया है तो क्या हुआ, ये तीन लोग हैं, एक कोक है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक हाइड्रोजन है, और तीनों लोग क्या काम करते हैं, उस ऑक्सीजन को हटाते हैं। अर्थात प्राप्त धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने वाले अपचायक जैसे ये हैं। तो हटाने वाले अर्थात ये खींच लेते हैं, ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, उसकी धातु के साथ लगी हुई ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन हमने बहुत तेज मात्रा दी है, किससे, भर्जन किया है, और या फिर किया है हमने निस्तापन, या भर्जन किया या निस्तापन किया, ऑक्साइड को जोड़ दिया है। ऑक्साइड को जोड़ करके फिर उसके अगली बार क्या करेंगे, उसको ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उसको हटाएंगे, और हटाने वाले लोग कौन हैं, ये एक्सपर्ट हैं। ठीक है, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और H2, इनको हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं, याद रखिए नाम इनका। इसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इनके अतिरिक्त भी कि अपचयन करने के लिए विस्थापन अपक्रिया का उपयोग भी किया जा सकता है, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अपक्रियाशील वाले धातु को उनके यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं। तो इनका उदाहरण देखें पहले हम, भर्जन किसका कर रहे हैं, निस्तापन किसका कर रहे हैं, तो यहाँ तक पहले देखेंगे हम, उसके बाद वाला ये देखेंगे कि इनका भी एक एक उदाहरण देख लेते हैं, और इनका भी हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका उदाहरण देखते हैं, ठीक है, कैसे करके जिंक का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। जिंक धातु है, कहाँ है आपको पता है, मध्यम में है ये जिंक धातु, ठीक है। इसका निष्कर्षण हम कैसे कर रहे हैं, जिंक ब्लेंड ZnS, जिसको जिंक ब्लेंड कहा जा रहा है, वो ZnS सल्फाइड के रूप में अयस्क है, जो जिंक की एक अयस्क है। कैलेमाइन ZnCO3, ये जिंक की कार्बोनेट के रूप में अयस्क है, जो जिंक की एक अयस्क है, ठीक है। इन दोनों को पहले ऑक्साइड में बदलेंगे, उसके बाद अपचयन करेंगे, अर्थात CCOH2 द्वारा इसका हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। आगे आइए, हाँ, दोनों चीज़ें हमने देख ली हैं। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन द्वारा करते हैं, जो कार्बोनेट के रूप में अयस्क है उसका निस्तापन करते हैं, और जो सल्फाइड के रूप में अयस्क है उसका हम करते हैं भर्जन। तो दोनों ही रूप में हम क्या करते हैं, देखो ZnCO3 गर्म करते हैं, तेज गर्म नहीं करते, वायु की अनुपस्थिति में, क्योंकि उसका हम निस्तापन कर रहे हैं तो वायु की अनुपस्थिति होगी, ठीक है, और ZnO में बदल गया ये, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल गई। इसी तरह से ZnS का सल्फाइड के रूप में जो अयस्क का, उससे क्या करा हमने, वायु दी है, यहाँ वायु नहीं दी है, यहाँ वायु दी है और गर्म किया तेज, और उसके गलनांक से नीचे, क्योंकि Zn का जो गलनांक होगा उसके नीचे गर्म करते हैं, और ZnO में बदल गया और SO2 गैस यहाँ निकली। वैलेंस समीकरण आपको मिलेगी, देखो यहाँ पर भी ZnO मिला, मजे की बात, और यहाँ पर भी ZnO मिला। हमें क्या
जिंक ऑक्साइड, मतलब जो धातु है वो ऑक्साइड के रूप में मिल गई है, धातु है वो ऑक्साइड के रूप में मिल गई। भाई हमें तो हमारा उद्देश्य तो यही था, तो मिल गई है। दोनों विधि से धातु ऑक्साइड ZnO प्राप्त हुआ है। अब देखो इसका ZnO का या इस ZnO को बात तो एक ही है। हम क्या करेंगे, अपचयन। अपचयन किससे करते हैं आप जानते हैं, कार्बन से करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से करेंगे या हाइड्रोजन से करेंगे। लेकिन मजे की बात है कि कार्बन जो है केवल जिंक में काम आता है, जिसको कोक कह रहे हैं। कोक से ही ये ऑक्सीजन हट जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड से या हाइड्रोजन से इसका अपचयन हम नहीं करते हैं। ZnO+C और ताप दिया, गर्म करा तो इसने क्या किया, ZnSO कार्बन ने एकदम खींच लिया, कौन, ऑक्सीजन, और भैया ये रह गई। अब धातु हमें मिल गई है, लेकिन ये धातु हम ये सोचें बहुत ही कंप्लीट रूप से बिल्कुल 100% ये शुद्ध है, तो ये शुद्ध नहीं। अब भी इसके अंदर अपद्रव अशुद्धियाँ घुली हुई रह गई हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 2% है, 1.5% है। आगे समझ में नहीं आ गई। अब देखें इसी की जैसे अन्य उदाहरण भी हैं, बहुत मजे के हैं, आप एकदम समझ में आ जाएंगे। क्या है, देखो ये भी ऑक्साइड के रूप में मिल गई धातु हमें, ये भी ऑक्साइड के रूप में ले लिया। हम एक बार कोक का इस्तेमाल करते हैं, एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और एक बार हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है, ये धातु एक ही है, कार्बन कॉपर ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड है, ठीक है। तो देखो कॉपर ऑक्साइड के साथ हम कोक लगाते हैं और एकदम कॉपर अलग कर दिया, और इसने कार्बन ने क्या, ऑक्सीजन को खींच लिया अपनी तरफ, और खींच करके क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड से इसने ऑक्सीजन खींच लिया, तो यहाँ का बन गया CO2, और सिर्फ कार्बन हमें चाहिए था, कॉपर हमें चाहिए था, कॉपर मिल गया हमें, कॉपर मिल गया। और ऐसी हाइड्रोजन ने इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को खींच लिया है, तो हमें क्या मिल गया, कॉपर मिल गया हमें, और फिर पानी निकल गया, ठीक है। इसी तरह से आगे भी देख सकते हैं। देखो यहाँ लेड ऑक्साइड है, ये तीनों की तीनों क्या है, अपचायक है, ये जिसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जा रहा है। देखो ये एजेंट हैं, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन ऐसे हैं जो उसकी धातु ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन को खींच लिया इन्होंने, और सिर्फ धातु प्राप्त करा देते हैं, ठीक है। तो कार्बन ने ऑक्सीजन को खींच लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इस कोक ने खींच करके ये कोक कहलाता है, अच्छा कार्बन। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया, इस लेड ऑक्साइड से खींच लिया और CO2 बनाया। ऐसे हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को खींच लिया और ये पानी बनाया। जो खींचते हैं ऑक्सीजन को वही तो अपचायक कहलाते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ लिया है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले वाले पृष्ठ पे देखेंगे अब ऊपर आने वाली धातु किस तरह से प्राप्त करते हैं। ऊपर आने वाली धातुओं से पहले हम ये देखें, जो ये भी एक तरह से अपचायक भी हैं, तो इनका सोडियम का, कैल्शियम का, एल्युमिनियम का अपचायक गुण भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इनके भी एक उदाहरण देख लेते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसके एक उदाहरण इसका भी देख लेते हैं। चलिए देखो भाई, ये अब एल्युमिनियम अपचायक के रूप में देखना चाहते हैं। मतलब अपचायक का मतलब क्या है, ऑक्सीजन को हटाने वाले। एल्युमिनियम भी हो सकता है क्या, चलो देखें। जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो मैंगनीज प्राप्त हो जाता है। तो मैंगनीज भी धातु है भाई, ठीक है। और एल्युमिनियम हमने ले लिया है, यहाँ पर एल्युमिनियम के साथ जो गर्म कर रहे हैं, तो ये इतनी तेज अपक्रिया होती है ये एल्युमिनियम की मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ कि बहुत ही तेज ऊष्मा निकलती है यहाँ पर, ठीक है। और इसने क्या काम कर दिया, एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन को अपनी तरफ ले लिया है, ठीक है। और खाली मैंगनीज बच गया जो गलित अवस्था में प्राप्त हुआ है, ये वाला। इसी तरह से ये विस्थापन अपक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब बहुत ही तेज ऊष्मा निकलती है, इसलिए धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अपक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए करते हैं। इसे थर्मिट अपक्रिया कहते हैं। देखो भाई Fe2O3 ये आयरन की ऑक्साइड है और ये एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम इसको हटाएगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो कहाँ है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, लेकिन आयरन से ऊपर है। उसी तरह से मैंगनीज से ऊपर एल्युमिनियम है सक्रियता श्रेणी में, हालांकि ये यहाँ खोला नहीं है ये, लेकिन आयरन तो आपको पता है। तो आयरन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है वो एल्युमिनियम ने हटा दी, विस्थापित हो गई, इसलिए इसको विस्थापन अपक्रिया द्वारा भी हम इसका क्या कर सकते हैं, अपचयन कर लेते हैं, ठीक है। ये Fe
मिल गया खाली, गलित अवस्था में थी, बहुत ही तेज गर्म अवस्था में, इसलिए रेल की पटरियां हैं, मशीनी पुर्जे हैं, उनको उनकी दरारों को जोड़ने के लिए काम में करते हैं, इसलिए इसको थर्मिट अपक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मिट अपक्रिया क्या होती है, तो आपको यही देनी होगी, ठीक है। और क्या बच जाता है, Al2O3 प्लस ऊष्मा। समझ में आ गई होगी बात। तो हम अगले देख लेते हैं क्या है। अब देखते हैं सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। ये सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर धातुएं ये हैं और इनका करते हैं सिर्फ विद्युत अपघटन द्वारा। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो भाई, ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जा सकता। मतलब जो ऑक्सीजन है इनके साथ इतनी जकड़न के साथ जुड़ी हुई होती है कि आसानी से हम उसको अलग नहीं कर पाते हैं, आसानी से इसका अलग नहीं होती है। तो फिर कैसे करते हैं, अर्थात कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या हाइड्रोजन द्वारा इनका अपचयन नहीं हो पाता, इसलिए इन धातुओं को विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। बहुत ही बढ़िया बॉन्ड होती है धातुओं की ऑक्सीजन से, इसलिए वो छोड़ते ही नहीं है। तो छोड़ते नहीं है तो इनके बस की बात नहीं है। जो तीन लोग हैं, ये कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, इनके बस की बात नहीं है, इसलिए कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है, विद्युत अपघटन विधि इस्तेमाल की जाती है। जैसे उनके जो धातुएं हैं, तो धातुओं के उनके लवण से प्राप्त करना उनको आसान हो जाता है, उनसे लवण से प्राप्त करते हैं। जैसे सोडियम है, ऊपर रखी हुई धातु है, आप जानते हैं, तो हम सोडियम क्लोराइड से प्राप्त करेंगे। सोडियम क्लोराइड का पैरा करेंगे हम गलित अवस्था, गलित अवस्था में उनको बहुत ज़्यादा मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद, ठीक है, गलित अवस्था में लाने के बाद एक यहाँ टब है ये, और टब में इसको हम डाल लेते हैं। डालने के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है ये गलित अवस्था में है NaCl। जैसे ही हम इसमें बैटरी लगाई, दो रॉड हैं ये भाई, एक रॉड को हमने कैथोड बना दिया और एक तो बना दिया हमने एनोड। जैसे ही एनोड और कैथोड यहाँ पर लगे हुए हैं तो ये NaCl का गलत अवस्था है, ठीक है। जैसे ही हम करंट लगाते हैं तो करंट लगते ही Na और Cl दोनों टूट जाते हैं। एक टूट जाता है Cl माइनस और एक टूटता है Na प्लस में, ठीक है। आप जानते हैं, देखो Na इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ, निकल गया है, इसलिए Na प्लस हुआ और फिर अगली बार जाकर के मिला है। इसी तरह Cl है और Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से ये Cl क्लोरीन जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, और जबकि जो Na है, Na प्लस का है, तो माइनस की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोडियम इस पर निक्षेपित हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, और हमें इस रॉड से सोडियम प्राप्त हो जाता है। जबकि क्लोरीन इधर की तरफ जाती है तो वो क्लोरीन यहाँ से वाष्पित हो जाती है। तो क्या बता, धातु तो कैथोड पर मिलती है। आपसे ये सवाल पूछा था कि शुद्ध धातु हमें कैथोड से प्राप्त होती है कि हाँ, तथा क्लोरीन एनोड पर प्राप्त हो जाती है। एनोड कहते हैं उसको, इसका जो धनात्मक, जिस पर धनात्मक आवेश होता है, ठीक है, नहीं धन आवेश जिस पर होता है, ऋण आवेश जो होता है वो कैथोड कहलाता है, ठीक है। तो अगला जो धातु हमें प्राप्त हुई हैं अब तक, जितनी शुद्ध रूप में प्राप्त हुई, हम सोच रहे हैं शुद्ध रूप में, लेकिन उसमें 1.5% 2% की अशुद्धि है, इसलिए हम उसको शुद्ध नहीं कर सकते। अगले वाले हिस्से में हम देखेंगे सभी धातुओं को हम अब विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्योर प्राप्त करेंगे। आइए, हाँ भाई देखो, धातुओं का परिष्करण कहा जाता है इसमें। उपरोक्त विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती, इनमें अपद्रव्य होते हैं, अशुद्धियां होती हैं अब भी, ठीक है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। सही है। कैसे होता है इसमें, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु अपघट से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है तथा अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। देखो मैं आराम से आपको समझाता हूँ हुआ क्या है इसके अंदर। देखो, जो धातु हमें प्राप्त करनी होती है उसका हम अम्लीकृत लवण बना लेते हैं। जैसे कापर को हमें प्राप्त करना है तो कापर का हमने अम्लीकृत सल्फेट के साथ क्या उसका एक विलयन ले लिया, देखो विलयन ले लिया, और जो अशुद्ध धातु है वो एनोड को बना दिया। पूरी मोटी एनोड की एक रॉड ले ली है ये वाली, और शुद्ध धातु की एक प्लेट हमने कापर की ले ली। हमें कापर प्राप्त करना है, इसलिए क्या काम करना, हमने एक शुद्ध पतली पत्ती हमने एक धातु की ले ली जो बैटरी से जोड़ दी है, ठीक, बिजली से जोड़ दी है, ठीक है। और एक प्लस का चार्ज है इस पर और ये माइनस का मतलब कैथोड ले लिया और ये एनोड उसको बना दिया है।
और जो हमने धातु प्राप्त करनी है उसी का लवण ले लिया हमने, ठीक है। ये अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, यहाँ पर सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। और ये हमने इसके अंदर डाल दिया तो क्या होता है, क्या है कि जैसे ये अशुद्ध जो कॉपर हमें प्राप्त हुआ है, अशुद्ध ये जो भी धातु प्राप्त हुई है उसका हमने एक एनोड बना दिया, मोटी सी एक रॉड बना देती है। सब अशुद्ध धातु यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही हम करंट लगाते हैं वैसे ही इसमें से कॉपर का हिस्सा छूट जाता है, गिर जाता है, इसमें विलयन में गिर जाता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छूटे हुए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कहाँ प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन घूम करके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। तो जो इसके अंदर कॉपर छूटा हुआ था उतनी ही मात्रा में कॉपर यहाँ चढ़ जाता है, ठीक है, निक्षेपित हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्राप्त कर लिए तो शुद्ध हमें कॉपर यहाँ मिल गया। तो इसी तरह से ये चलता रहता। जो मोटी परत है, ये वाली मोटी रॉड हो रही है और ये पतली रॉड है, तो जितनी मात्रा में ये कॉपर यहाँ आता है उतनी मात्रा में ऊपर निक्षेपित हो जाता है। इस तरह से ये वाली परत तो है, ये मोटी परत है, वो धीरे धीरे क्या होती है, पतली होती रहती है और ये मोटी होती रहती है। और जो गंदगी है, जो मड है, जो कीचड़ है, जो गंदगी है, वो यहाँ पर रह जाती है और कॉपर हमें प्राप्त होता चला जाता है। फिर दोबारा से देख लें, एनोड को शुद्ध धातु प्राप्त होती हैं और ये कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है और एनोड जो है वो क्या है, अशुद्ध धातु का एक क्या है, ये इकट्ठा रूप है। समझ में आ गई। तो जो गंदगी है वो धीरे धीरे नीचे गिरती रहती है, जिसको हम अपद्रव या एनोड पंख कहते हैं। इस तरह से आपको धातु प्राप्त हो जाती है। तो एक बार फिर देखिए, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट में घुल जाती है। विद्युत अपघट्ट ये कहा जा रहा है, इसको जो विलयन है इसको विद्युत अपघट्ट हम कह रहे हैं। विद्युत अपघट्ट में जितनी मात्रा नीचे जाती है उतनी ही मात्रा उधर कैथोड पर जमा हो जाती है और शुद्ध धातु हमें कैथोड पर प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चलो भाई, और कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।